दोस्तों, आज से हजारों साल पहले लिखी गई चाणक्य नीति और कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़कर आप समझ सकते हैं कि चाणक्य की नीतियां एक आम आदमी की जिंदगी को सुधारने के साथ साथ एक पूरे देश को चला सकती हैं। लेकिन चाणक्य के जीवन की कहानी और उनकी नीतियां एक इंसान को जिंदगी जीने की कला सिखाने के साथ साथ एक बिजनेस को इंटरनेशनल ब्रांड भी बनाने में मदद करती हैं। ये बात आप इस ओरिजिनल सीरीज को पूरा सुनकर समझ जाएंगे। दोस्तों, चाणक्य की तरह ही इस दुनिया में बहुत सफल फिलोसोफर हुए हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा ग्रेट फिलोसोफर आपको मिलेगा जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी बात एक साथ करता था और इन्हीं सब बातों के बीच में छिपी होती थी अपनी कंपनी को बिजनेस जगत में ब्रांड बनाने की टिप्स भी। चाणक्य ने 6000 सूत्रों के साथ कौटिल्य अर्थशास्त्र को लिखा था, तो 350 सूत्रों के साथ चाणक्य नीति भी लिखी थी। इन दोनों एंशिएंट बुक्स में आचार्य चाणक्य ने जो सूत्र लिखे हैं उसे आप एक फॉर्मूला समझकर देखिए, और ये छोटे छोटे फार्मूले आपकी पर्सनल लाइफ को बदलने के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कमाल कर सकते हैं। अगर आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो उसे आप बहुत जल्द एक ब्रांड में बदल सकते हैं। आचार्य चाणक्य कितने काबिल थे, इस बात का अंदाजा आप इस एक फैक्ट से लगा सकते हैं कि उन्होंने 3rd सेंचुरी BC में सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लिख दिया था। उन्होंने छोटे छोटे 16 महाजनपदों को अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए जीतते हुए अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। सिकंदर महान, जिसे जीत का दूसरा नाम माना जाता था, उसे व्यास नदी के उस पार से वापस भेज दिया था। चाणक्य जितना बुद्धिमान इस पूरे संसार में शायद कोई नहीं है। आपने ग्रेट फिलोसोफर सुकरात का नाम तो सुना ही होगा, पर शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो कि सिकंदर सुकरात का ही शिष्य था। सिकंदर जब ये दुनिया छोड़कर गया, उसके बाद यूनान का पूरा साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया, बर्बाद हो गया। लेकिन वहीं सुकरात की तरह ही एक और आचार्य थे चाणक्य, जिनका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने नंद वंश को हराया और अखंड भारत का निर्माण किया, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती सम्राट बनाया। बस इतना चाणक्य की तारीफ में काफी नहीं है। सोचकर देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जब ये दुनिया छोड़कर चले गए, तब भी चाणक्य नीति के बलबूते मौर्य वंश ने कई हजार सालों तक राज किया। चाणक्य नीति के बलबूते ही हमें अशोक जैसा ग्रेट किंग मिला। इस एक फैक्ट से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि सुकरात की फिलॉसफी में ज्यादा दम था या चाणक्य की नीतियों में। लेकिन वो कहते हैं ना, बिना फायदे जाने ज्ञान की बातें अच्छी कहाँ लगती हैं। तो ये सोचकर उदास होने की जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आपके फायदे की, यानी कि आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की। चाणक्य नीतियों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ये स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं। यहाँ हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां और उनकी नीतियों के जरिए बिजनेस के बहुत बड़े बड़े लेसन से रूबरू करवाने वाले हैं, जो आपके एक छोटे से बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल ब्रांड में बदल सकते हैं, जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकते हैं। चाणक्य नीति से ली गई ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपके बिजनेस का काया पलट कर सकता है। यहाँ सिर्फ ज्ञान और फिलॉसफी की बातें नहीं होंगी, बल्कि उन फिलॉसफीज और स्ट्रेटजीज को भी बड़ी कंपनियों की केस स्टडीज से, उनके बिजनेस मॉड्यूल्स को चाणक्य कहानी और नीतियों से कंपेयर करते हुए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। आप आज के मॉडर्न डे बिजनेस की केस स्टडी से चाणक्य की नीतियों को कंपेयर करके बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में कमाल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में और आचार्य चाणक्य का हाथ पकड़कर इस बिजनेस जगत की कुछ खास केस स्टडीज की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं उनके जीवन की छोटी छोटी कहानियां और समझते हैं बिजनेस को लेकर चाणक्य का नजरिया। दोस्तों, आज स्टार्टअप का ट्रेंड चला हुआ है। हर किसी को अपना एक नया बिजनेस
खड़ा करना है। अच्छी बात यह है कि देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको कोई नई साइंस नहीं सीखने की जरूरत है, बल्कि आपको बस अपने स्टार्टअप को ब्रांड कैसे बनाना है ये आना चाहिए। ये समझना जरूरी है और इसे समझने के लिए अभी हम आपको लेकर चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी आपने कई बार सुनी है। ये सोचकर इसे नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिएगा। यह कहानी आपको बिजनेस का एक नया नजरिया सिखाने वाली है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जब सिकंदर भारत की तरफ आ रहा था। उस वक्त मगध एक ऐसा साम्राज्य था जो सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट को रोक सकता था। चाणक्य मगध के सम्राट घनानंद के पास गए। उन्होंने घनानंद से कहा कि सिकंदर महान सिंधु नदी तक पहुंचने वाला है। अगर उसने सिंधु नदी को पार कर लिया तो पूरे भारतवर्ष पर उसका कब्जा हो जाएगा। घनानंद नंद वंश का सबसे ज्यादा घमंडी राजा था। चाणक्य अपने साथ अखंड भारत का एक नक्शा भी लेकर गए थे। घनानंद ने वो नक्शा फाड़ दिया और चाणक्य के सामने फेंक दिया और उनसे कहा, आचार्य चाणक्य, अगर आप इस नक्शे को दोबारा जोड़ दें तो मैं आपकी कही बातों पर गौर करने की कोशिश करूंगा। अब भला फटा हुआ नक्शा चाणक्य कैसे जोड़ते? नाराज होने के बावजूद भी उन्होंने घनानंद को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन घनानंद ने उनका अपमान किया, उन्हें धक्का दिया और अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने जाते जाते घनानंद को चेतावनी दी, तुम्हें मगध के साम्राज्य का बहुत गुरूर है ना? मैं नंद वंश को खत्म कर एक नए साम्राज्य की नींव रखूंगा और अखंड भारत का निर्माण करूंगा, और ये मेरी प्रतिज्ञा है। हताश चाणक्य तक्षशिला की तरफ जा रहे थे। वो विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों के पास पहुंचे ही थे कि वहां पर उन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे एक खेल खेल रहे हैं, जिनमें से एक बच्चे देखिए नंद वंश की तरह ही चाहे कितने बड़े बड़े ब्रांड्स पहले से ही मार्केट में अपना नाम बना चुके हों और आप उसी फील्ड में एक नया स्टार्टअप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, तब आपके मन में अगर ये सवाल उठ रहा है कि क्या आप उन बड़े बड़े ब्रांड्स को कंपटीशन दे सकते हैं? क्या उनके होते हुए भी अपने ब्रांड का नाम बड़ा बना सकते हैं, खुद एक ब्रांड बन सकते हैं? तो ये कहानी आपको सिखाती है कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य मगध को हराया, नंदवंश को हराया और मौर्य वंश की नींव रखी। न सिर्फ नंदवंश को बल्कि सिकंदर महान, जिसे लौटाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, जो जिस जमीन पर कदम रखता जीत अपने आप उसके नाम हो जाती थी, उस सिकंदर महान को भी चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर सिंधु नदी से ही वापस लौटा दिया। और जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन सबको अपने कब्जे में लेते हुए अखंड भारत की शुरुआत की। मौर्य वंश अखंड भारत का पहला वंश था। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी काबिलियत पर कभी सवाल नहीं खड़े किए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने सबको साथ लेकर चलते हुए लीडरशिप की क्वालिटी दिखाई, अपने सलाहकार चाणक्य की बात मानी, कुछ भी नया करने से हिचकिचाने के बजाय अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए रिस्क लेना जारी रखा। वैसे ही आप भी स्टार्टअप की दुनिया में आप एक बेहतरीन लीडर बनते हुए, अपने एडवाइजर्स की बात मानते हुए, रिस्क लेते हुए, कुछ नया ट्राई करते हुए खुद के स्टार्टअप को बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, खुद को एक नए ब्रांड की तरह साबित कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडिया को एक ब्रांड का रूप दे सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बेवजह चाणक्य और चंद्रगुप्त की स्टोरी बताकर सिर्फ ख्यालों की दुनिया में मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जोमैटो और स्विगी की केस स्टडी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की इस कहानी को सच साबित करती है। क्या है कहानी जोमैटो और स्विगी की? ब्रांड बनने की रेस में आखिर कैसे स्विगी ने जोमैटो को पीछे छोड़ दिया? क्या है ब्रांड बनने के पीछे स्विगी की स्ट्रैटेजी? और क्यों मार्केट में पहले आने के बाद भी जोमैटो स्विगी से ज्यादा बिजनेस करने में हार गया? आपको ये हमारे नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
दोस्तों, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी, इसके बारे में आप सब जानते हैं। जोमेटो की शुरुआत 2008 में हुई थी और स्विगी ने 2014 में इंडियन मार्केट में अपना कदम जमाया था। लेकिन आपको पता है सबसे बड़ी कमाल की बात क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा यह बताता है कि जोमेटो ने 2022 में 4192 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की और वहीं स्विगी ने 5705 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इस कंपैरिजन से हम ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्विगी जोमेटो से कहीं आगे निकल गया है, जबकि स्विगी की शुरुआत जोमेटो से 6 साल बाद हुई थी। अब आप अगर बहुत ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें तो आप ये समझ सकते हैं कि जोमेटो और स्विगी दोनों ही कंपनियां एक ही बिजनेस मॉडल पर काम करती हैं। दोनों ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनियां हैं जो रेस्टोरेंट और कस्टमर के बीच कनेक्शन डेवलप कर फूड ऑर्डर को कंप्लीट करने का काम करती हैं। जब जोमेटो की इंडियन मार्केट में शुरुआत हुई थी तो जोमेटो को टक्कर देने वाला कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। जोमेटो ने पूरे 6 साल तक अकेले इंडियन मार्केट में राज किया और बहुत अच्छा मुनाफा भी जनरेट किया। जोमेटो एक ब्रांड बन चुका था। जब भी फूड डिलीवरी की बात आती, हर एक की जबान पर जोमेटो का नाम होता था। लेकिन 2014 में कहानी में एक नया ट्विस्ट आया और वो था स्विगी। इंडियन मार्केट में एक ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग कंपनी स्विगी ने भी कदम रखा। इनके फाउंडर श्री हर्षा मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी, जिन्होंने बेंगलुरु से अपने इस स्टार्टअप की शुरुआत की थी। अगर उन्होंने सोचा होता कि जोमेटो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और उससे कॉम्पीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो क्या आज स्विगी का नाम किसी को भी पता होता? नहीं। स्विगी जब इस मार्केट में कदम रख रहा था, उस दौरान जोमेटो कंपनी भारत के हर शहर के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी सर्विस शुरू कर चुकी थी। जोमेटो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया, पुर्तगीज तक अपने कदम आगे बढ़ा चुका था। 2010 से 2013 के बीच जोमेटो कंपनी का 57.9% स्टॉक इन्फो एज इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास चला गया था और जोमेटो की वैल्यू 16.7 बिलियन यूएस डॉलर तक इंक्रीज हो चुकी थी। इन्फो एज भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसे आप एक इन्वेस्टर कंपनी भी समझ सकते हैं जो Naukri.com, जीवनसाथी.com जैसे बड़े बड़े बिजनेस पर अपने पैसे लगाती है। वही 2013 में जोमेटो ने 37 मिलियन यूएस डॉलर की वैल्यू इंक्रीज की। उस दौरान इन्फो एज के साथ साथ सिक्विया कैपिटल ने भी जोमेटो में इन्वेस्ट किया था। मतलब आप कह सकते हैं कि अपने शुरुआती दौर से लेकर स्विगी के आने से पहले ही जोमेटो में इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे और इस कंपनी की वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब अगर 2014 में जिस वक्त स्विगी अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया के सामने लॉन्च कर रहा था, अगर स्विगी के फाउंडर्स ने उस वक्त सोचा होता कि जोमेटो जैसा एक बड़ा ब्रांड जो न सिर्फ इंडिया बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना काम बखूबी कर रहा है, जिस पर वर्ल्ड के 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, जिसकी ब्रांड वैल्यू और ओवरऑल रेवेन्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ऐसी कंपनी को कॉम्पीट कर पाना, वो भी उसी बिजनेस मॉडल के साथ, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आज स्विगी जैसी कंपनी आपके सामने होती ही नहीं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि हम चंद्रगुप्त मौर्य और मगध साम्राज्य के घनानंद के जरिए आपको स्विगी और जोमेटो की कहानी समझाने वाले हैं। बस फिर यहाँ पर स्विगी को, चंद्रगुप्त मौर्य और जोमेटो को घनानंद और नंद वंश समझ कर देखिए। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के लीडरशिप के साथ एक बार भी ये नहीं सोचा कि मगध उस समय जम्बू द्वीप का सबसे बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य है, जिसके सामने सिकंदर की सेना बड़ी बड़ी रणनीति सोच सोचकर बना रही है और टक्कर लेने से कहीं ना कहीं डर रही है। उस मगध के साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य जैसा एक साधारण सा लड़का हरा नहीं सकता। अपनी काबिलियत पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने शक नहीं किया। उन्होंने मगध की भव्यता नहीं देखी, बल्कि अपनी क्षमता को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश की।
और यही काम स्विगी ने किया। स्विगी ने जोमेटो का फैला हुआ मार्केट नहीं देखा। स्विगी ने जोमेटो की रेंज, ओवरऑल वैल्यूएशन, टोटल रेवेन्यू और इन्वेस्टर्स किसी तरफ ध्यान नहीं दिया। स्विगी ने अपना बिजनेस मॉडल जनरेट किया, अपने तरीके से मार्केट में जोमेटो को डिफीट करने की कोशिश की, बल्कि डिफीट ना करके खुद को इंप्रूव करने की कोशिश की। और आज रिजल्ट आपके सामने है। 2022 के फाइनल ईयर का डेटा बताता है कि स्विगी जोमेटो को पीछे हटा चुका है और आज भी और बेहतर होने की तरफ काम कर रहा है। दोस्तों, हमारी ये दोनों कहानियां आपको एक लाइन की सीधी सी बात कहती हैं, और वो ये है कि कोई भी ब्रांड बन सकता है, चाहे जब आप शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले ही मार्केट में कितना भी बड़ा ब्रांड सेम बिजनेस मॉडल के साथ प्रेजेंट हो और वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अपने आप को ब्रांड की तरह स्टेबलाइज करने के लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको मार्केट को देखकर घबराने की जरूरत। चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को अपनी स्ट्रैटेजी और सीक्रेट्स अपने तक रखना सिखाया? वो क्या राज थे जिसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने तक ही रखने को कहा? ये सीख हमें बिजनेस पर्सपेक्टिव में कैसे हेल्प करती है? क्यों हमें अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी हर किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए? ये सब कुछ हम जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। देखो चंद्रगुप्त, तुम्हारे अंदर इंसानियत है, इसे जीवित रखो, पर अपने अंदर छुपा कर रखो। मैं तुमसे तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारे व्यक्तित्व को मारने को नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सही समय आने पर इसे दूसरों के सामने लाना सही होता है। और कई बार हमारे आसपास लोग इतने चालाक होते हैं कि हमें अपने अंदर की मानवता और इंसानियत को छिपा कर रखना पड़ता है, वरना हम सीधे साधे और भोले भाले बनकर उसे दूसरों के सामने आते हुए बेवकूफ बनने लगते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त तो चाणक्य की बात समझ में आ चुकी थी। उसने अपने आंसू पोंछे और वो युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो गया। इस बार ऐसे युद्ध लड़ा कि उसने मगध का साम्राज्य जीतकर अखंड भारत के सपने को सच कर दिखाया। अगर हम भी अपने अंदर की इंसानियत, मानवता, अपनी आइडेंटिटी को लोगों के सामने खुलकर जाहिर होने देते हैं, हम छिपाना भूल जाते हैं। पर आपको यह समझना पड़ेगा कि दुनिया में हर एक शख्स जो आपके सामने आता है वो अच्छा हो, भला हो, ये जरूरी नहीं है। वो लोग आपकी मानवता और इंसानियत का फायदा उठाकर आपसे गलत काम भी करवा सकते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त ने अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा कर रखी, पर उसे मरने नहीं दिया। वो घनानंद नहीं बना। राजा बनने के बाद उसने अपनी इसी मानवता के साथ प्रजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, और न सिर्फ एक वीर बल्कि एक दयालु और अच्छे शासक भी कहलाया। अब अगर चाणक्य की सीख को हम अपने बिजनेस क्लास का हिस्सा बनाएं, तो आप देखेंगे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी अपने दिल के अंदर एक पर्दे के नीचे छिपा कर रखे। जरूरत पड़े तभी सामने लाए, वरना दबा कर रखे। ऐसे ही हमारे बिजनेस में भी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं और कुछ लूप होल्स होते हैं जिनके बारे में हमें तो पता होता ही है, लेकिन अगर हम वही स्ट्रेटजीज और लूप होल्स को अगर दूसरों को शेयर करेंगे तो हो सकता है वो इसका फायदा उठा लें और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल होने से पहले ही रोक दें। कभी कभी लोग सक्सेसफुल होने के लिए अपनों से दगा करने में भी बाज नहीं आते, इसलिए हमें अपनी सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ बातें सिर्फ अपने आप तक एक राज की तरह रखी जाएं तो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं, क्योंकि राजा हर बार अपनी आइडेंटिटी अगर खुलकर दूसरों के सामने लाने लगे तो पूरा साम्राज्य का नाश हो जाता है। यही बात हम आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में कोका कोला कंपनी के एग्जाम्पल से समझाएंगे। सुनते रहिए कुकू FM। चाणक्य की सीख का कोका कोला से क्या रिलेशन है? कोका कोला का वो कौन सा राज है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है? कैसे उस राज ने कोका कोला को ब्रांड का ताज पहनाया? क्या है कहानी कोका कोला के ब्रांड बनने की? आइए अपने नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं।
लाइफ हो तो ऐसी, ठंडा मतलब कोका कोला। ये लाइन आपने हजारों बार सुनी होगी। कोका कोला और कोक एक ऐसा कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर दुनिया की 6 अरब आबादी में कोई एक शब्द है जो सबसे ज्यादा लोग जानते हैं तो वो है कोका कोला। बताया जाता है कि पर डे 2 अरब कोक की बोतल तैयार की जाती हैं और हर सेकंड 19,500 कोक की बोतल तैयार होती हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर कोका कोला एक कंपनी ना होकर एक कंट्री होती तो उसकी जीडीपी सबसे ज्यादा होती। और दुनिया की इस सबसे बड़ी कंपनी की शुरुआत हुई 8 मई 1886 में यूनाइटेड स्टेट्स में। वैसे देखा जाए तो इस कंपनी की शुरुआत को लेकर भी कई अनोखे किस्से मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल हम उन किस्सों की नहीं, उस सीक्रेट फार्मूले की बात करने वाले हैं जिस सीक्रेट फार्मूला ने कोका कोला को वर्ल्ड फेमस ब्रांड बना दिया। बताया जाता है कि जॉन पेम्बरटन ने कोका कोला को सबसे पहली बार इन्वेंट किया था। जॉन एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे जो यूएसए में लड़ते हुए घायल हो गए थे और उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इतना दर्द कि उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू किया। पर जब वो ड्रग्स के आदी होने लगे तो उन्होंने अपने ही घर पर एक खास तरह की रेसिपी तैयार की, पर उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ बन जाएगा और उनका कोका कोला तैयार हो गया। लेकिन जॉन ने अपनी उस रेसिपी का फॉर्मूला हमेशा सीक्रेट रखा और जब आगे जाकर 1888 में इस ड्रिंक ने एक बड़ी कंपनी का रूप लिया, तब भी कोका कोला के फॉर्मूले को बिल्कुल सीक्रेट रखा गया। बस कुछ ही लोगों को इस फॉर्मूले के बारे में पता था। इसी सीक्रेट फॉर्मूले के तहत कोका कोला का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, एक खास तरह का कॉन्सेंट्रेशन होता है, लेकिन उसके बारे में कंपनी के 2 अहम लोगों को छोड़कर और किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती। कंपनी अच्छी तरह से जानती है कि बोतल में पैक होकर जब कोका कोला बाहर निकलता है तो ये उसका प्रोडक्ट है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। दूर से ही जब कोक की बोतल नजर आती है लोग इसे पहचान जाते हैं। कोक का स्वाद लगभग हर किसी ने चखा है। कोक के नाम से हर कोई परिचित है। कोका कोला अपने प्रोडक्ट को दुनिया भर में फैला रही है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को कोका कोला कंपनी ने अपने दिल की गहराइयों में कहीं कैद कर रखा है। मतलब कोका कोला ने उस सीक्रेट क्लासिक फॉर्मूले को एक सीक्रेट तिजोरी में लॉक कर रखा है। आपने ये सुना होगा कि दुनिया में जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो कभी एक ही साथ एक ही प्लेन में सफर नहीं करते। चाहे सफर एक शहर से दूसरे शहर का हो या एक देश से दूसरे देश का हो, क्योंकि माना जाता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस देश को संभालने के लिए एक दूसरा लीडर सही सलामत रहे। जब पूरे देश के लिए ऐसी बात सामने आती है तब समझ में आता है। लेकिन कोका कोला कंपनी भी अपने सीक्रेट फार्मूला को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा ही फार्मूला अपनाती है। ये इस कंपनी का प्रोटोकॉल है। यहाँ तक कि कोका कोला कंपनी में जिन 2 लोगों को वो खास फार्मूला पता होता है, उन 2 लोगों का नाम भी बाकियों को पता नहीं होता है। वो भी सभी राष्ट्र लीडर्स की तरह एक साथ सफर नहीं करते। कंपनी के सिर्फ 2 सीक्रेट चीफ लीडर्स को इस मामले की जानकारी होती है और कंपनी के किसी भी मेंबर को उन 2 चीफ लीडर्स के बारे में पता भी नहीं होता। और तो और वो 2 लोग भी फार्मूला आधा आधा जानते हैं। उन 2 लोगों को छोड़कर किसी को मालूम ही नहीं होता कि कोका कोला का फार्मूला कहाँ रखा है और ये कौन से सीक्रेट लॉकर में कैद है। जैसे ही कोका कोला दूसरे लीडर्स के हाथ में जाता है, वो उस सीक्रेट फॉर्मूले को आगे 2 चुने हुए खास लीडर्स तक ट्रांसफर कर देते हैं और वो नए लीडर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये फॉर्मूला हमेशा सीक्रेट रखा जाएगा। कोका कोला कंपनी ऐसा क्यों करती है? ये सवाल सबके मन में उठता होगा। अभी आपके मन में भी उठ रहा होगा और उठना लाजमी भी है। एक्चुअली कंपनी अपने मार्केट कॉम्पिटिटर्स को अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी की चाबी नहीं देना चाहती, क्योंकि ऐसा करने से उनकी आइडेंटिटी बढ़ सकती है, खराब हो सकती है। कुछ लोग कंपनी के खिलाफ उस फार्मूले का फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पर आप चाणक्य की सीख से कोका कोला के इस फार्मूले को रिलेट कर सकते हैं। चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को ऐसा ही कहा था कि वो अपनी आइडेंटिटी को अपने अंदर छिपा कर रखे और हर वक्त हर किसी के सामने लाते ना रहे, क्योंकि इससे उनकी आइडेंटिटी को नुकसान हो सकता है। लोग उनका फायदा उठा सकते हैं।
चाणक्य ने एक बार चंद्रगुप्त से कहा था, अपनी समस्या और अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा दूसरों के साथ नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। कुछ चीजें राज बनकर आपके दिल में कैद रहें तभी अच्छा है। कहने का मतलब है कि आपको अपनी आइडेंटिटी, अपने व्यक्तित्व को संभाल कर अपने अंदर छिपा कर रखना चाहिए। कोका कोला के फाउंडर जब ये नियम बना रहे थे कि उनका सीक्रेट फॉर्मूला हमेशा सीक्रेट रहेगा, तब वो शायद कौटिल्य के बारे में जानते थे या नहीं जानते थे, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कौटिल्य की रणनीति किसी न किसी रूप में उन तक जरूर पहुंची होगी। तभी तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर रखने का फैसला लिया। चाणक्य ने क्यों चंद्रगुप्त को अपने ही दुश्मन सिकंदर से दोस्ती करने को कहा? क्या सिकंदर ने चाणक्य का साथ दिया? क्योंकि चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी से शादी, और कैसे ये बात हमारे बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करेगी? जानेंगे ये सब कुछ अपने नेक्स्ट एपिसोड में।